हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है वीर शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोडवीर पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के फंक्शंस के कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फंक्शंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे डायनेमिक बना सकते हैं विद आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी दिखाने वाला हूं ऑन हाउ टू चेक फॉर लीप ईयर्स और मंथ के डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम अपना पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा पाइचार्म ओपन हो गया है। अब हम क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं पाइथन के फंक्शंस। ओके, सो मैंने अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट किया है वर्चुअल एनवायरनमेंट। बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज छोड़ के मैं बस क्लिक करता हूँ क्रिएट बटन पे। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ न्यू, उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ पाइथन फाइल एंड मैं अपने फाइल का नाम दे देता हूँ main.py। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फंक्शंस को इजी वे में समझा देता हूँ कि फंक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है। फंक्शंस बेसिकली ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं बिना उस ब्लॉक को बार बार लिखे। इस डेफिनेशन से मुझे लगता है कुछ लोग समझ तो गए होंगे पर फिर भी कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं इसे लिख कर दिखा देता हूँ। तो लिखने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ डेफ कीवर्ड को और अपने फंक्शन का नाम देता हूँ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट फंक, और लिख देता हूँ पास। पास कीवर्ड का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी के लिए हम इस फंक्शन से कुछ करवाना नहीं चाहते, बस हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। तो हम ऐसे ब्लैंक नहीं रख सकते इस फंक्शन को, इस वजह से हमें पास लिखना ज़रूरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ इस फर्स्ट फंक्शन को बट ब्रैकेट नहीं लगाया हमने। ओके, और अगर आप बोलेंगे कि ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है तो उसको मैं रन करके आपको दिखा दूं, उसके बाद समझाता हूँ। तो अगर मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं आउटपुट में मुझे आता है फंक्शन फर्स्ट फंक एट दिस दिस दिस। दैट मीन्स ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने क्या किया, उस फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया। दैट मीन्स ये फंक्शन इस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, बस खाली उसने ये बता दिया। ओके, अब मैं चाहता हूँ अगर ये एग्जीक्यूट हो तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना ज़रूरी है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये नन रिटर्न कर रहा है। रीज़न बीइंग हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करवाया, इसलिए नन रिटर्न हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर कुछ रिटर्न करवाया होता तो ये नन की जगह वो रिटर्न वैल्यू आई होती। तो इससे हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिख कर एग्जीक्यूट करवा कर देख लिया। अब चलिए अब हम इस फंक्शन से कुछ काम करवाते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट, लिखता हूँ हेलो वीर, और यहाँ पर इस प्रिंट को हम हटा देते हैं। रीज़न हमने ऑलरेडी फंक्शन के अंदर प्रिंट को लिखा है। तो अगर मैं इस फंक्शन को अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि मेरा हेलो वीर प्रिंट होकर के आ गया है। तो फंक्शंस का यूज़ केस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना उस ब्लॉक को बार बार लिखे। तो सपोज़ यही हमें प्रिंट के थ्रू हेलो वीर ऐसे 5 बार प्रिंट करना होता तो हमने ऐसे 5 बार इसे लिख दिया और हम प्रिंट कर देंगे। तो आप बोलेंगे कि ओके सर क्या प्रॉब्लम है, हमने 5 बार लिख तो दिया, क्या दिक्कत है, आराम से हम लिख सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैंने मान लिया। बट व्हाट इफ़ ये आपको 10,000 बार लिखना है। अभी तो हम फिलहाल एक ही फाइल में काम कर रहे हैं। व्हाट इफ़ ये 10 जगह पे 10 अलग अलग फाइल्स में काम करना है और ये 10 अलग अलग फाइल्स में 300 बार अलग अलग जगह पे प्रिंट करवाना है। तो क्या वो एक बेटर सोल्यूशन होगा जब आप इसको 10 अलग फाइल्स में 300 ईच टाइम प्रिंट करवाएंगे? ऐसा क्या आप लिखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। एंड चलो मान लो आपने कैसे कैसे लिख भी दिया, बट व्हाट इफ कल को मुझे चेंज करना है। अभी ये प्रिंट करने के बाद हेलो वीर आ रहा है, बट कल को मुझे यहाँ पर सपोज मैं बोलूँ कि ओके यहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगा दो या हेलो वीर बेटा ऐसे प्रिंट कर दो, तो क्या वो पॉसिबल है कि आप हर एक 10 फाइल में जाके वो 300 बार जहाँ जहाँ लिखा है अपने आप वो ढूंढें एंड देन वहाँ पर हेलो वीर बेटा से रिप्लेस करें हेलो वीर को? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ने फंक्शंस नाम के कॉन्सेप्ट का इजाद किया है।
तो यहाँ पर अगर मैं इसे 5 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली इसे 5 बार एग्जीक्यूट करवा लूँगा एंड मैं इसे रन करवा दूंगा। तो आप देख सकते हैं हेलो वीर। एंड अगर मुझे कल को कोई आकर बोलता है ओके हेलो वीर को हेलो वीर बेटा से रिप्लेस करना है, तो मैं सिंपली बस एक जगह पर जहाँ पर वो उस डिफाइन हुआ है फंक्शन, वहाँ पर मैं लिख दूंगा हेलो वीर बेटा और उसके बाद इस फंक्शन को रन करवा दूंगा एंड बाकी सारी जगहों पर वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये होता है एक बेटर यूज केस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजंस की वजह से यूज़ किया जाता है। तो ये आपने देख लिया पहला रीज़न। अब मैं आपको फंक्शंस के रिटर्न वैल्यू के बारे में समझाता हूँ कि रिटर्न वैल्यू क्या होता है। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, यहाँ पर रिटर्न में नन आ रहा था जब मैंने इस फंक्शन को एक्सिक्यूट किया था बिना कुछ लिखे पास लिखकर। तो अगर मैं यहाँ पर अभी भी अगर मैं लिखूं प्रिंट एंड इसको रन करूं तो आप देख पाएंगे ये प्रिंट तो हो गया हेलो वेट बेटा, बट साथ ही साथ मुझे रिटर्न वैल्यू आई है नन। रीजन बीइंग यहाँ पर हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। इसने क्या किया, इस फंक्शन को एक्सिक्यूट किया। दैट मीन्स एक्सिक्यूट करते समय यहाँ पर अंदर एक प्रिंट फंक्शन को कॉल किया गया था जिसमें लिखा था हेलो वीर बेटा और हेलो वीर प्रिंट हो गया। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने दोबारा से प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर उसके रिटर्न वैल्यू को एक्सिक्यूट करने के बाद दे दिया और बोला कि प्रिंट करो, जबकि रिटर्न वैल्यू यहाँ पर कुछ था नहीं। इसलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये नन आया है। अब मैं अगर यहाँ पर इसे प्रिंट फंक्शन के बजाय ऐसे लिख दूँ रिटर्न और अब रन करने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे कि नन हट चुका है और यहां पर आ गया है हेलो वीर बेटा। तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है फंक्शन को और भी पावरफुल बनाने के लिए, जो एक वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन के एग्जीक्यूशन के समय। रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज करने से फायदा ये होता है कि आप इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में और इसका यूज लेटर कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहां पर लिखता हूं फर्स्ट फंक्शन डॉट अपर और अब इसे रन करने की कोशिश करूं तो आप देख पाएंगे कि हेलो वीर बेटा सब कुछ कैप्स में आ गया है। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको रिटर्न करवाया स्ट्रिंग एंड उस स्ट्रिंग के ऊपर हमने मेथड कॉल किया अपर नाम का। तो ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यहाँ पर ये रिटर्न वैल्यू था। इसी तरह से हमारा एक और फंक्शन होता है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेन फंक्शन, जिसमें हम सिंपली अपने स्ट्रिंग को लिखते हैं और ये आउटपुट में हमें रिटर्न कर देता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। इसे रन करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे 4। तो यहाँ पर इंटरनली ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है, क्या इसका कोड लिखा है, वो हमें किसी को नहीं पता, बट ये कुछ तो लिखा है इसके अंदर एंड कुछ तो करके ये फाइनली हमें रिटर्न में हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो रिटर्न करवा दे रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। तो ये अपने रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में समझते हैं। तो पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? पैरामीटर्स बेसिकली वो होता है जो हम यहाँ पर देंगे एंड आर्ग्यूमेंट्स वो होता है जो हम इस फंक्शन को एक्सिक्यूट करवाने के लिए यानी कॉल करते समय इनपुट में देंगे, उससे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर्स का यूज़ क्या है? पैरामीटर्स का यूज़ चलो मैं एग्जांपल से सिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर सपोज लिखता हूँ ग्रीटिंग एंड यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में और इसे ऐसे डिफाइन करके यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रीटिंग। ओके, सो यहाँ पर और अब मैं इसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं प्रिंट करता हूँ और कॉल कर देता हूँ फर्स्ट फंक्शन को एंड यहाँ पर अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि एरर आ गया। रीज़न यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फंक्शन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ग्रीटिंग। दैट मीन्स जब भी अब अगली बार से हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, हमें इसमें एक आर्ग्यूमेंट देना अनिवार्य है। अब वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ग्रीटिंग टाइप का, जो कि यहाँ पर लिखा है। तो चलो हम ग्रीटिंग लिख देते हैं।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाई, और मैं इसे अगर रन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि अब इस बार हमारा हेलो वीर बेटा की जगह प्रिंट हुआ है हाय वीर। और अगर मैं इस हाय को चेंज कर देता हूँ नमस्ते से नमस्ते और रन करूं तो देखेंगे कि आप नमस्ते वीर बेटा प्रिंट हो गया है। अब आप बोलेंगे कि ये तो कुछ जादू सा हो गया, तो आप इसे अपने हिसाब से जादू ही मान सकते हैं, बिकॉज पैरामीटर से ये क्या हुआ कि हमने फंक्शन को डायनेमिक बना दिया एक तरीके में से। अब यहाँ पर हम यूज़र से उसका इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग हम आउटपुट को रिटर्न करवा सकते हैं। अब आपका सवाल आता है कि सर व्हाट इफ़ मुझे मल्टीपल पैरामीटर्स देने हों, तो ओके उसके केस में आप यहाँ पर सिंपली कॉमा लगा सकते हैं एंड डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स को, जो कि यहाँ होगा नेम इस केस में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। एंड आप देखेंगे इसे अगर मैं रन करूँ तो अगेन यहाँ पर एरर आया, रीज़न यहाँ पर हमने सेकंड वाला आर्गुमेंट नहीं दिया। तो सेकंड वाला आर्गुमेंट देने के लिए हमें फिर से कॉमा लगाकर सेकंड आर्गुमेंट देना होगा राजा, और यहाँ प्रिंट करता हूँ तो आप देख पाएंगे नमस्ते राजा बेटा। तो ये हो गया, हमने मल्टीपल पैरामीटर्स का यूज़ केस देख लिया। अब आपका सवाल होगा कि व्हाट इफ़ हमने आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीर, और मैं अगर यहाँ से इस वाले पैरामीटर को हटा करके रन करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आ गया नमस्ते वीर बेटा, बिकॉज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दिया था वीर। अगर हम यहाँ पर देना चाहते हैं अपना वाला, जैसे कि राम, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रिंट होगा नमस्ते राम बेटा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उसने लिया नहीं, रीज़न यहाँ पर वो प्रीफरेंस देगा यूज़र के इनपुट को। अगर यूज़र का इनपुट है तो यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिंट करेगा नेम में। अगर यूज़र ने इनपुट नहीं दिया है तब उस केस में वो क्या करेगा, यहाँ पर अपना डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वीर उसको प्रिंट करवा देगा। अब आप बोलेंगे कि क्या होगा सर अगर मैं इसे उल्टा प्रिंट कर दूँ, तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ यहाँ पर उल्टा प्रिंट होगा, यानी कि राम नमस्ते बेटा प्रिंट होगा पहले। तो एग्जाम उसे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए इसे रन करके देख भी लेते हैं। और मैं अगर इसे रन करूँ तो आप देखेंगे राम नमस्ते बेटा। बट आपका सवाल होगा कि सर मुझे लिखना तो उल्टा है बट प्रिंट इसको सीधा करवाना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर सिंपली ऐसे बोलना होगा जाकर के कि ग्रीटिंग वेरिएबल कौन सा था और नेम वेरिएबल कौन सा था। अगर आपने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दिया और उसके बाद आप अगर रन करें तो फिर नो मैटर आपका ऑर्डर क्या है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा रिटर्न वैल्यू करेक्ट ऑर्डर में ही देगा। नमस्ते राम बेटा, अब आप यहाँ पर जो मर्जी नाम दे दो, अब जो मर्जी ग्रीटिंग दे दो, ये हर केस में आपका स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर में देने वाला है। तो ये आपने देख लिया पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। अब इसके बाद आता है हमारा पिक्चर में एक एडवांस टाइप का पैरामीटर्स, जहां पर आपको पता नहीं है कि यूज़र कितने इनपुट्स देने वाला है। फंक्शन डिफाइन करते समय आपने सोचा ही नहीं कि इनपुट कितने होने वाले, 1 2 4 10 20 100 200, कुछ आइडिया नहीं है आपको, बट फिर भी आपको वो फंक्शन बनाना है एंड उसका यूज़ करना है। तो उस केस में हमारे पिक्चर में एंट्री होती है स्टार आर्क्स और स्टार क्वार्क्स नाम के हीरोज़ की। तो चलिए उसे भी लिख करके हम एग्जाम्पल के मदद से देख लेते हैं। अगर मैं एक न्यू फंक्शन डिफाइन करूं स्टूडेंट इन्फो नाम से, और यहाँ पर मैं अपने पैरामीटर्स लिख दूं आर्क्स, नहीं स्टार आर्क्स, और स्टार स्टार क्वार्क्स। मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा बट इसका एग्जैक्ट यूज़ केस बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये मैं डैम श्योर हूँ। तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे लिख करके आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ अपने आर्क्स को और मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर अपने क्वार्क्स को, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लूँ और इनपुट में दे दूं, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में, हमें पता ही नहीं कि ये कितने इनपुट देने वाला यूज़र। बट ओके वेट, लेट्स गो बैक
एंड आपको मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग पहले बता दूं। तो स्टार आर्क्स बेसिकली होता है मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए, और स्टार क्वार्क्स होता है मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करने के लिए। जैसा कि इसका नाम था वैसा ही इसका काम है। तो यहाँ पर अगर हमें पता ही नहीं कि कितने इनपुट्स होने वाले हैं तो उस केस में स्टार आर्क्स यूज़ होगा। और यहाँ पर हमें पता ही नहीं कि कितने इनपुट्स होने वाले, बट वो की वैल्यू पैर में होगा लाइक डिक्शनरी, तो उस केस में क्वार्क्स काम आता है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं मैथ कॉमा हिस्ट्री, क्या यार मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, हिस्ट्री, और मैं यहाँ पर लिखूँ नेम इज इक्वल टू वीर कॉमा एज इज इक्वल टू 25, एंड मैं इसे रन करूं तो आप देख पाएंगे आउटपुट में मेरा आता है दो प्रिंट स्टेटमेंट्स, जो कि पहला वाला था एक टपल मैथ और हिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए, और सेकंड वाला है एक डिक्शनरी जिसमें नेम इज इक्वल टू वीर एंड एज इज इक्वल टू 25 है। अगर मैं इसको और एक्सटेंड करना चाहूँ एज ए यूज़र, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पर यूज़र को हमने कैपेबिलिटी दी है n नंबर ऑफ इनपुट्स देने की। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ साइंस और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ हाइट इज इक्वल टू 6 फीट में भी जस्ट 6 लिखता हूँ मैं, और इसे रन करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर मेरा प्रोग्राम अभी भी सक्सेसफुली रन हो रहा है विदाउट कॉजिंग एनी एरर एंड कंसिडरिंग द न्यू इनपुट गिवन बाय द यूज़र। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिर से मेरा टपल आया है जिसमें फर्स्ट वाला दैट इज आर्क्स के जगह आया है मैथ, हिस्ट्री, साइंस, एंड क्वार्क्स के जगह है नेम इज इक्वल टू वीर, एज इज इक्वल टू 25 एंड हाइट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ बेसिकली हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि जितने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर थे जो भी कॉमा डाल डाल के, उन सब को उसने आर्क्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि आर्क्स और क्वार्क्स ही क्यों, कोई दूसरा नाम नहीं यूज़ कर सकते? ऑब्वियसली आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ कोड और यहाँ पर मैं लिख दूँ वीर, तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन अभी भी प्रॉपर चलने वाला है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कोड और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वीर, और इसे अगर रन करूं तो अभी भी हमारा आउटपुट देखेंगे तो एकदम सेम टू सेम है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट जस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आर्क्स का नाम क्या था और क्वार्क्स का नाम क्या था, एंड उसका यूज़ करते समय सेम नाम के उन वेरिएबल्स का दैट इज़ पैरामीटर्स का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा ये हो गया। अब अगर मैं सोचूं यहाँ पर एक कोर्सेस नाम से लिस्ट बनाना और उसमें इनपुट इसी को दे दूं मैं ऐसे, और यहाँ पर मैं एक नया डिक्शनरी बना दूं सीधा सीधा जो कि होल्ड करेगा मेरे स्टूडेंट इन्फो को, और अगर मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूं कोर्सेस कॉमा इन्फो को, तो आप बोलेंगे कि ओके सर, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमने एक लिस्ट को दे दिया एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट विच विल बी कंसिडर्ड एज आर्क्स, एंड ये इन्फो को दे दिया एज डिक्शनरी विच विल बी कंसिडर्ड एज कीवर्डेड आर्क्स, एंड हमारा आउटपुट सेम होने वाला है। बट मैं आपको पहले हिंट दे दूं कि ये सेम नहीं होने वाला है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि आउटपुट आ क्या रहा है। तो अगर मैंने इसे रन किया तो आप देखेंगे कि इस बार का आउटपुट हमारा अलग आया कुछ, जिसमें पहला हमें ये हुआ कि एक टपल बन गया। इस टपल के अंदर इन दो चीज़ों को उसने एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर किया, दैट मीन्स कोर्सेस को एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया एंड इन्फो को एज सेकेंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कंसीडर किया, एंड फिर दूसरा आउटपुट एक ब्लैंक डिक्शनरी आया। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया था वीर को। अगर ये नहीं हुआ होता तो यहाँ पर ये आता ही नहीं।
और यहाँ पर आप बोलेंगे कि ओके सर यहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है कि कोर्सेज एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है एंड इन्फो जो है एक कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट के तौर पे हमने दिया था। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से गलतफहमी क्लियर करना चाहूँ, यहाँ पर ये हो रहा था कि जब हम इनपुट दे रहे हैं तो बेसिकली हम अनपैक करवा रहे हैं। अगर हमें इसे अनपैक करना था तो हमें यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था ऐसे स्टार और ऐसे डबल स्टार की मदद से कि ओके हमें मेंशन करना चाहिए था कि भाई देखो ये जो हम इनपुट दे रहे हैं इन्फो को, दिस शुड बी कंसीडर्ड एज कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट्स एंड कोर्सेज जो हमने इनपुट दिया है दिस शुड बी कंसीडर्ड एज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर इसे वो अनपैक करता और वन बाय वन उसे कंसीडर करता और फिर हमें प्रिंट करता। तो अगर मैं इसे फिर रन करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे इस बार आउटपुट सेम है। रीज़न क्योंकि हमने इस बार सही से इसे कोड को समझा दिया है कि कोड देखो भैया हमारा ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट था विद द हेल्प ऑफ स्टार एंड इन्फो कीवर्डेड आर्ग्यूमेंट था विद द हेल्प ऑफ डबल स्टार। ये एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही अपने फंक्शन को एग्जीक्यूशन के टाइम पे दे दी। तो ये उसके अकॉर्डिंग अनपैक करके हमें प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा करके दे दिया। तो ये हो गया हमारा आर्क्स एंड क्वार्क्स के बारे में। तो अब चलिए हम देखते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जिसमें हम लीप ईयर का कैलकुलेशन करेंगे और मंथ के डेज काउंट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसे सब सिलेक्ट करता हूँ और क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखना शुरू करता हूँ मंथ डेज नाम का एक लिस्ट पहले क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा बिकॉज 0th मंथ में 0 नंबर ऑफ डेज, इसलिए मैं 0 का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू के कैलकुलेशंस एज पर इंडेक्सिंग चेंज हो। तो मैं इसे क्लियर रखना चाहता हूँ कि इंडेक्सिंग लिस्ट की 0 से स्टार्ट होती है तो ओके 0 रख दूँ एंड देन जनवरी दैट मीन्स इंडेक्स 1, फरवरी दैट मीन्स इंडेक्स 2, अकॉर्डिंगली ऐसे मैं मेंशन करना चाहता हूँ। तो ओके तो जनवरी में मेरे होते हैं 31 डेज़, फिर फरवरी में मेरे होते हैं 28 डेज़, फिर मार्च में होंगे 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। सो ये हमारा लिस्ट ऑफ डेज इन अ मंथ क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं अपना इज लीप ईयर नाम का फंक्शन। इज लीप एंड पैरामीटर इसमें देंगे ईयर एंड रिटर्न करता हूँ मैं यहाँ पर ईयर mod 4 is equal to 0 एंड यहाँ पर लिखता हूँ ईयर mod 100 नॉट इक्वल टू 0 और ईयर mod 400 नॉट इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे कि सर ये क्या कैलकुलेशन था, तो मैं बोलना चाहूँगा सिंपली यहाँ पर कि आप इस कैलकुलेशन में मत जाइए, एक मैथमेटिक्स था, आप इजीली इसे इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द लीप ईयर। तो यहाँ पर बेसिकली आपको अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने बस ये बोला है कि जो ईयर होगा वो अगर डिविजिबल बाय 4 है और उसी के साथ वो नॉट डिविजिबल बाय 100 या नॉट डिविजिबल बाय 400 है तो फिर उसे कंसीडर करो एज लीप ईयर एंड मुझे रिटर्न कर दो ट्रू। अगर ये कैलकुलेशन पास हो जाता है तो ट्रू रिटर्न होगा विच मीन्स दैट इज़ अ लीप ईयर एंड अगर ये नहीं आता है ट्रू मतलब कि फॉल्स आया तो उसका मतलब हुआ कि ये लीप ईयर नहीं है। एंड इसके बाद एक और फंक्शन डिफाइन करूँगा मैं जिसका नाम होगा डेज इन मंथ एंड इसमें इनपुट लगेगा ईयर कॉमा मंथ। कौन सा मंथ, तो कौन से मंथ और कौन से साल में आप जानना चाहते हैं कि कितने दिन होने वाले उस महीने में। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँ इफ़ कंडीशन इफ़ नॉट 1 lesser than equal to month lesser than equal to 12 एंड यहाँ पर रिटर्न कर दूँ, यार मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न किया मैंने इनवैलिड मंथ। तो यहाँ पर मैंने ये कंडीशन दी कि अगर वो मंथ मैंने जो इनपुट में दिया है वो
1 से 12 के बीच में नहीं है तो वो इनवैलिड मंथ है। यहाँ पर नॉट की मदद से हमने उसे फ्लिप कर दिया। अगर वो नहीं हुआ तो वो एक इनवैलिड मंथ होने वाला है, ऐसा हम आउटपुट दे देंगे। विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, बिकॉज जैन से दिसंबर खाली 12 ही महीने होते हैं, उससे ज़्यादा है उससे कम तो हो नहीं सकता, नेगेटिव में जाएगा नहीं मंथ, और 12 से ज़्यादा जाता नहीं। अगर आपके केस में जाता है तो ऑब्वियसली आप लोग अर्थ के ह्यूमंस तो नहीं हो, मे भी आप किसी दूसरे प्लैनेट से आए हो या कोई जादू वादू हो, भगवान जाने। वो आप एक बार डॉक्टर को दिखा के चेक कर लीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन में देते हैं इफ मंथ इज इक्वल टू 2 एंड इज लीप ईयर। यहाँ पर ईयर में ईयर दे दिया एंड मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा 29। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से था कि मैंने चेक किया पहले मंथ कि मंथ क्या वो 2 है, जी हाँ 2 है। दैट मीन्स अगर मंथ मैंने बोला फरवरी, ओके, फिर मैं चेक करूंगा कि फरवरी, क्योंकि झोल यहाँ पर फरवरी पे ही आता है। आपने ये पहले भी सोचा होगा कि मैंने 28 क्यों लिखा, कई बार 29 भी होता है सर, ओके यस होता है, बट मैं यहाँ पर वही तो चेक कर रहा हूँ कि क्या वो लीप ईयर भी है। मैंने फिर लीप ईयर को कैलकुलेट किया विद दिस फंक्शन। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने उस ईयर को जो यहाँ पर पैरामीटर था उसको एज पैरामीटर यहाँ पर दिया एंड उसकी मदद से चेक किया कि क्या वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर अगर वो ट्रू आता है दैट मीन्स यस इट इज़ ए लीप ईयर। तो लीप ईयर है तो उस केस में ट्रू ट्रू अगेन ट्रू होगा एंड मुझे रिटर्न आ जाएगा 29, विच मीन्स कि जी हाँ लीप ईयर है एंड इस वजह से आपको आउटपुट मिलता है 29 एंड रिटर्न के बाद ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। बट व्हाट इफ ये कंडीशन पास नहीं हुआ, तो उस केस में फंक्शन के अंदर ही रहेगा कर्सर और लास्ट में हमारा रिटर्न वैल्यू होगा मंथ अंडरस्कोर डेज, और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा उस मंथ के नंबर ऑफ डेज को, जो कि सपोज मैंने 3 दिया तो थर्ड इंडेक्स पे कितने डेज हैं। तो ये मंथ डेज में 0 1 2 3, तो दैट मीन्स 31 डेज। तो यहाँ 31 आ जाएगा। तो अगर मैं टाइम ज़्यादा ना गवाते हुए पहले लीप ईयर को टेस्ट करूं और यहाँ पर मैं इनपुट दूं 2016, तो लेट्स सी इफ़ दिस इज़ लीप ईयर और नॉट। और रन करके देखो तो जी हाँ ये एक लीप ईयर है, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि 2016 एक लीप ईयर होता है। एंड मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 2018 तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, और अगर मैं लिखूँ 2019 तो अगेन इट शुड कम फॉल्स, यस। एंड अगर 2020 लिखूँ तो यस इट शुड बी अ लीप ईयर, ट्रू। तो ये हो गया इस लीप ईयर फंक्शन का टेस्ट जो कि बराबर से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अपने दूसरे वाले फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करूं जो कि है डेज इन मंथ, और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 2 पैरामीटर्स है, तो इस केस में भी 2 आर्गुमेंट्स होने वाले हैं हमारे आईडी ने भी जो हमें सजेस्ट कर दिया। तो पहला आर्गुमेंट है हमारा ईयर जो कि मैं लिखता हूँ 2017 और मैं मंथ लिखता हूँ 3, और मैं अगर रन करूँ तो आप देख पाएंगे 31 आया है, विच मीन्स कि ये करेक्ट आउटपुट है। अगर मैं इसको लिख दूँ 2 और अब रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आएगा आउटपुट 28, विच अगेन मीन्स कि ये करेक्ट वैल्यू है बिकॉज 2017 एक लीप ईयर है नहीं, दैट मीन्स फरवरी में 28 डेज ही होने वाले थे। बट व्हाट इफ मैं अगर ये 2017 को 2016 कर दूं और अब रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आउटपुट आ गया 29। तो अगर मैं इसका एक्सिक्यूशन आपको फटाफट से समझाने की कोशिश करूँ तो इसे मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लूँ और यहाँ पर आपको अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया जिसमें इनपुट दिया मैंने 2016 एंड 2। तो यहाँ पर 2016 इसकी जगह हो गया और इसकी जगह 2 हो गया। तो मैंने चेक किया फटाफट से मंथ को कि क्या मंथ यानी 2 1 और 12 के बीच में है, जी हाँ ये है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, तो यहाँ से नेक्स्ट बढ़ेगा एंड फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा कि क्या मंथ 2 है, जी हाँ 2 है। एंड इसके बाद चेक करेगा कि लीप ईयर है, तो यहाँ पर उसने इस फंक्शन पे वापस से कर्सर आ गया एंड यहाँ पर उसने ये कैलकुलेशन किया एंड रिटर्न वैल्यू चेक किया। तो यहाँ पर 2016 था एज इनपुट जिस वजह से ये ट्रू आ गया। तो ट्रू एंड ट्रू अगेन ट्रू बन गया, विच मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई एंड रिटर्न वैल्यू में 29 हमारा आउटपुट आ गया। बट पहले वाले केस में जबकि हमने लिखा था यहाँ पर
2017 और तब रन करने की कोशिश की तो आप देखेंगे 28 था। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे चला होगा। इस कंडीशन में हमने चेक किया कि पहले मंथ ओके 2 दैट मीन्स 1 और 12 के बीच में है, जी हाँ है। उसके बाद रिटर्न में जाएगा ही, रिटर्न होगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। फिर यहाँ पर देखता है कि मंथ 2 है, जी हाँ है। फिर लीप ईयर चेक करता है 2017 लीप ईयर है या नहीं है, ओके नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर नेक्स्ट आता है कर्सर एंड फाइनली ये रिटर्न कर जाता है मंथ डेज के इंडेक्स वैल्यू को। दैट मीन्स यहाँ पर मंथ 2 पे 012 सेकेंड इंडेक्स पे 28 था, इस वजह से 28 आउटपुट में आ गया है। बट आप बोलेंगे कि ओके सर मैं यहाँ पर सपोज 22 मंथ जो कि आप एलियन थे उस केस में क्या आउटपुट आता है। तो अगर मैं इसे रन करूं तो आप देख पाएंगे आउटपुट आ गया इनवैलिड मंथ, विच मीन्स कि मंथ 1 और 12 के बाहर है, विच रिजल्ट्स टू द रिटर्न ऑफ इनवैलिड मंथ। और यहाँ से सिंपली कर्सर बाहर आ गया एंड हमारा प्रिंट आ चुका है। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। और अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो आज हमने पाइथन फंक्शंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया, फ्रॉम बेसिक फंक्शंस टू लीप ईयर कैलकुलेशंस। आप देख रहे हैं कि पाइथन कितना पावरफुल और फ्लेक्सिबल है विद फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें कोडवीज चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।